अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेगम बेगम्स। आज हम एक ऐसी बेगम से मिलेंगे जिनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ वो एक ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, आप कई दफ़ा सोचते हैं कि मैंने ज़िंदगी में ऐसे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और कई दफ़ा सिचुएशंस आपको ज़िंदगी में ऐसी जगह पहुँचाती हैं कि आपको खुद ही रास्ते आपके सामने ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ह्यूमन राइट्स और इंटरनेट का क्या कनेक्शन है? Nighat Dad is someone who is working exactly on the forefront of that. Honestly, I think हम सब इसके बारे में काफ़ी हमें इतना नहीं पता इसके बारे में कि क्योंकि इंटरनेट इतनी ऐसी चीज़ है जो इतना जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है और ज उसमें सोशल मीडिया और सारी चीज़ें और एआई और ये सब बदल रहा है कि हम हर बंदा इस पे ट्रैक नहीं रख सकता कि क्या हो और इससे हमारे राइट्स को क्या फ़र्क पड़ रहा है। कुछ चीज़ें तो हमें करते हैं कि सेंसरशिप इंटरनेट पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है सोसाइटी पे, देयर आर सम थिंग्स लाइक दैट। लेकिन निगहत इज़ वर्किंग एंड फोकसिंग ऑन दिस और ये उन्होंने अपना मिशन बनाया है कि हम पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग और बाकी दुनिया में साउथ एशिया के लिए पॉलिसी मेकिंग और डिजिटल राइट्स पे काम किया जाए और उन्होंने इसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया था, जिसका नाम है डिजिटल राइट्स फाउंडेशन। आज हम उनसे बात करते हैं और हम पता करते हैं कि वो ऐसी इस काम में आई क्यों, ठीक है ना? और दूसरा ये कि एक्चुअली आई वांट टू मेंशन सम थिंग्स। शी वाज़ नेम्ड उनको टाइम मैगज़ीन ने नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स में उनको नामज़द किया था और उसके अलावा उनको फ़ेसबुक ने अपनी कंटेंट एडवाइज़री कमिटी में डाला है। उनको यूनाइटेड नेशंस ने एआई की एडवाइज़री कमिटी में डाला है। तो आखिर ये हैं कौन? यू शुड नो। तो चलें बात करते हैं। Assalamu alaikum, Nighat. I am really excited and actually a little bit scared. मुझे लग रहा है कुछ आपसे बात करके I'm really excited, but I also feel like I'm really out of my depth. मुझे जो आप कर रही हैं उसके बारे में मुझे बहुत कम पता और मैंने उसके बारे में जितना मैं पढ़ रही हूँ आई फील लाइक कि मुझे इतना कम क्यों पता है। आई वांट कि हम इसके बारे में बिकॉज आप जो कर रही हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। I think more women in Pakistan need to know this and more people in Pakistan सबको पता होना चाहिए कि आप जो डिजिटल राइट्स के बारे में इतना पॉलिसी मेकिंग और हर चीज में आप इतना इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली आप इतना कुछ कर रही हैं, ये हमारी रियलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते और हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते और हमें अपने राइट्स के बारे में और अपनी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। First of all, welcome and thank you for making this time for me. Thank you so much for having me. हाँ जी, तो मैं बस आपसे मैं ये सोची थी पूछूं कि ये आपने ये पाथ चूज क्यों किया? आई मीन इस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर आपने फोकस क्यों किया? आई मीन आपका बैकग्राउंड लॉ में है और हाउ इज इट कि आपने ये पाथ अपने लिए डिसाइड किया कि ये मुझे दिस इज माय मिशन? सो ये बड़ा वैसे ऑर्गेनिकली ही हो गया था। मैंने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था अपना पाथ जिस उम्र में इस पे मैंने काम करना शुरू किया वो उम्र और दौर ऐसा था जिसमें आप अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकते थे। तो हालात इस तरह के हो गए थे कि मुझे लॉ की भी प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ी अपने बच्चे की कस्टडी के केस के लिए और उससे फिर मुझे बहुत सी और चीज़ों का अदराक हुआ कि मैं क्योंकि मैंने पहली दफ़ा घर से निकल के काम करना शुरू किया था अपने डिवोर्स के बाद और अदालत में भी पहली दफ़ा गई अपने बच्चे के केस के लिए, तो मुझे बहुत सी चीज़ों का माशरे की तब पता चला जब मैंने बाहर कदम निकाला। तो पहले मुझे ये लगता था कि मैं अकेली हूँ और मेरे साथ ही सब बुरा हो रहा है और लेकिन जब अदालत में मैं जाती थी और बहुत से और भी औरतों को देखती थी तो मैं शुक्र करती थी कि कम से कम मुझे कानून का पता है, कम से कम मैं जज के सामने खड़ी होके बात कर सकती हूँ। लेकिन फिर उसके साथ-साथ ये भी हुआ कि सिर्फ़ मुझे मेरे दिमाग में ये चीज़ मुझे बहुत तंग करती थी कि ख़ास तौर पे जब मैं बाकी औरतों को देखती थी जो कि खुद अपने केसेस के लिए बोल नहीं पाती थी या जिनके साथ
और आदमी आए हुए होते थे, घर के मर्द या इस तरह, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि ये खुद क्या सोच रही होंगी, ये क्या कहना चाहती होंगी। तो और मैं बाय द वे बड़ी कुछ पेशियों के बाद अदालत में बड़ी मशहूर हो गई थी। जज जो सिविल जज जो थे वो कहते थे कि ये बदतमीज़ वकील जो है ना ये फिर आ गई हैं। तो अब और मुझे मेरे जो दोस्त वकला थे वो कहते थे कि तुम अपने केस में खुद ना जाओ, किसी और को हायर करो, तुम ये जज़्बाती हो जाती हो। तो मैंने कहा मेरे ये जज़्बातीपन जो है और ये जो गुस्सा है, ये बहुत ज़रूरी है जज को ये देखना कि मैं किन हालात से गुज़र रही हूँ और मुझे कानून का भी पता, तो मुझे हर तरीके से मना मतलब किया गया कि जिनके अपने केसेज़ होते हैं वकीलों के, उनको खुद नहीं वो करने चाहिए। तो मैंने कहा ये तो मैं खुद करूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती कि मैं एक माँ हूँ और मैं चुप करके अदालत में खड़ी रहूँ और कोई और वकील मेरे बिहाफ़ पे बोले, जबकि मुझे वकालत का पता है। तो फिर मैं दूसरी औरतों को जब देखती थी तो मुझे ये होता था कि वो भी तो बोलना चाहती होंगी। वो भी तो अपनी बात करना चाहती होंगी, लेकिन उनकी बात को कोई और आगे पहुँचा रहा है, लेकिन उनकी ज़बान में नहीं पहुँचा रहा, उनके जज़्बात में नहीं पहुँचा रहा। तो फिर वो एक चीज़ जागी कि अपने केस के अलावा बाकी भी और गुस्सा बहुत आता था मुझे वो देख के। अपने हालात पे भी देख के गुस्सा आता था, जब अपनी मर्ज़ी के बगैर आप जजेस की या वुकला की अजीब-सी मिसोजिनी और सेक्सिज़्म अदालत में देखते थे, तो उस पे तो गुस्सा आया होता था, लेकिन उनकी हालत औरतों की देख के और गुस्सा आता था कि उनकी हेल्पलेसनेस। और तो फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता मेरे दिल में ये चीज़ आई कि और भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक्चुअली डिजिटल राइट्स से आगाज़ नहीं किया था। उस वक़्त पाकिस्तान का एसिड प्रिवेंशन का कानून बन रहा था। बहुत ज़्यादा तेज़ाब फेंकने के वाक़यात होते थे, तो मैंने ढूँढ-ढाँट के ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस को ढूँढा जो इस पे काम कर रही थीं, और फिर मैंने उनको रीच आउट किया कि मैं वकील हूँ, मुझे भी आपकी कंसल्टेशंस में आना है। तो इस तरह से मैंने आगाज़ किया, लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये भी एहसास हुआ कि इस पे तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बाकी जो ख़वातीन के हकूक़ है उस पे बहुत से काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक ये वाली फ़ील्ड है जिस पे मुझे कंप्लेंट्स आना शुरू हो गए एज़ अ वकील, मेरी दोस्तें वग़ैरह मुझे कहती थी कि यार हमें प्रैंक कॉल आ रही है। उस वक़्त तो होता भी 3310 था नोकिया का। तो और इंटरनेट भी इतना इंटरनेट एक प्रिविलेज था, इतना ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं था। तो जो इवन एमएमएस भी आते थे ना, वो भी बहुत मतलब उस वक़्त भी लोगों ने तरीक़ाकार ढूँढ लिया था कि औरतों को हरासा कैसे करना है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या प्रैंक कॉल्स के ज़रिए। इवन एक प्रैंक प्रैंक कॉल जब आती थी तो वो भी उस पे भी औरतें घबरा जाती थी कि घर वाले क्या कहेंगे कि किसकी कॉल है। तो इस तरह के जब केसेज़ आने शुरू हुए, देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू इस वाली फ़ील्ड में, और नो वन वाज़ वर्किंग इन इट पाकिस्तान में उस वक़्त। सिवाय चंद एक मेरे जो दोस्त थे वो इन्फरादी तौर पे कर रहे थे। तो या दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट्स अ वेरी यूनिक थिंग नहीं, एंड स्पेशली बीइंग अ वुमन एंड यू आर वेरी, बहुत जल्दी आपने इस चीज को पकड़ा। जब मतलब मेरे लिहाज से आई थिंक कि जैसा, क्योंकि सोशल मीडिया इट्स इतना पुराना भी नहीं है, लेकिन ये कि इसको अभी हम सब इतनी जल्दी ग्रो हुआ है कि वो हम उसको समझने, जब तक समझ आती है तब तक अगली चीज आ जाती है, और आप तो, बट आपने इस चीज को, आई मीन इट्स अ टफ थिंग टू टू हैंडल एंड टू ग्रैब, एंड इसको इसको तो समझना और इस चीज में घुसना, एंड इट्स अमेजिंग। मैं सोचती हूँ सिर्फ कि आपकी फैमिली में कौन था ऐसा जिससे आप मतलब वाज देयर समबडी जिसको आपने देख के सोच, जिसने आपको इंस्पायर किया था कि मैं, यू नो स्पेशली जो आप बात कर रही हैं गुस्सा आने की। गुस्सा हमें सबसे पहला बड़ा हमारा गुनाह होता है कि औरत को गुस्सा क्यों आए, मतलब गुस्सा किस बात, सो इट्स इट्स इंटरेस्टिंग कि आपको लगा कि आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, और आप, इट वाज सो क्लियर टू यू। क्योंकि हम कई दफा आधे वक्त हम गैसलाइट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि वो हम सही कर रहे हैं कि नहीं। कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं है, तुम्हें नहीं पता, यू नो बचपन से। तो आपको ऐसे किसने गाइड किया इस तरह अच्छा, आपके साथ? टू बी ऑनेस्ट मैं अपने ख़ानदान में पहली लड़की थी जो कि यूनिवर्सिटी गई, बड़ी मुश्किल से। उस पे बड़े मुझे अलक़ाबात भी मिले कि बहुत आज़ाद ख़्याल है, और
जब आप अपनी किसी राय का इज़हार उसके साथ करते हैं ना बहुत कन्विक्शन के साथ, तो उस पे आपको बदज़बान भी कहा जाता है, वो भी आपको अलक़ाबात मिलते हैं। तो वो मैंने इतना ज़्यादा सुना था कि मैंने ये बात अपने अंदर एक तय कर ली थी कि और ये स्पेशली मेरी डिवोर्स के बाद ये हुआ था कि चाहे मुझे कोई भी लक़ब मिले, मैंने उस पे गौर नहीं करना, मैंने ये देखना है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो मेरे अम्मी-अब्बू का है, जो कि बाय द वे बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं थे, किसी स्कूल कॉलेज नहीं गए। और लेकिन वो हमेशा उनकी जो हौसला अफ़ज़ाई होती थी, वो ये होती थी कि बेटा अगर तुम उनको ये होता था कि हमने बेटा आपको पढ़ाया है, तो किस वजह से पढ़ाया है? आपने अपने पैरों पे खड़े होना है। अब उनको भी पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि पैरों पे एक औरत जब खड़ी होती है तो उसका क्या मतलब है इस माशरे में। वो भी अपने तौर पे ये चीज़ें देख रहे थे लेकिन उन्होंने कभी भी हौसला शिकनी नहीं की कि ये ना करो या इस तरह ना करो या ऐसे क्यों बोल रही हो। जो मैंने फ़ैसले लिए ख़ास तौर पे अपने बच्चे के लिए या करियर के हवाले से या जब मैंने सबसे पहले बैरून मुल्क सफ़र करना शुरू किया, तो हमारे जो तबका है जिस तबकाती उससे मेरा ताल्लुक है गाँव का एक पूरा माहौल है, हमारी बिरादरी गाँव देहातों में है, कुछ जो हैं वो शहरों में आए हैं लेकिन बहुत देर से आए हैं। इतना कोई लिटरेरी बैकग्राउंड नहीं है, तो बहुत कम लोग जो हैं वो कॉलेजेस और स्कूल्स तक मेरी जनरेशन में कॉलेजेस तक पहुँचे थे। ख़ास तौर पे मर्द, लड़कियाँ जो थीं उनकी 10वीं के बाद शादियाँ कर देते थे। तो मैं एक वाहिद थी जो यूनिवर्सिटी तक गई और वो भी वकालत की तालीम ली, जो कि बहुत एक नॉन ट्रेडिशनल सी बात है कि मतलब वकालत की जी। तालीम दे दी अपनी बेटी को। तो जो कि हमारे गाँव में आदमी करते हैं बेसिकली और वो भी रोब जमाने के लिए बाकी विलेजर्स पे के हम तो वकील हैं और टैका है और आता-जाता कुछ नहीं बस ये। तो लेकिन ये कि आई थिंक उनकी हौसला अफ़ज़ाई की वजह से कि उन्होंने बस ये बताने की कोशिश की कि इस माशरे में अगर सर्वाइव करना है ना, तो तुम्हें खड़े होना पड़ेगा। अब वो खड़ा कैसे होना था आई थिंक वो मैंने खुद सीखा मुख्तलिफ हालात से लड़ते हुए, जब बाहर की दुनिया को देखा, जब फाइनेंशियल उसको देखा कि इतना प्रिविलेज नहीं है, आपने कमाना भी है, आपने बच्चे को भी पालना है, आपने लाइक अपने आप को इस माशरे में किस तरीके से लेकर के चलना है और अपने फिर ख़ानदान को भी देखना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने जैसे वो कहते हैं ना हालात ने सिखाया। हालात ने बहुत हाँ, हालात ही हमें सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन मैं वही बट इट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज़ आई थिंक आपका बैकग्राउंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आई डोंट थिंक दैट देयर मेनी आई हैव नॉट सीन मे बी मुझे मेरे लिए ये थोड़ा सरप्राइज़ था कि आपने कमिंग फ्रॉम योर बैकग्राउंड क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ज़्यादातर यू नो छोटे शहर से कोई लड़की हो जो कि इतनी कटिंग एज और इस तरह के फील्ड में आके एंड देन माशाल्लाह एंड देन यू आर सो स्ट्रांग जो आप अपने जो जो जिस बेसिस पे और जिस पे आप खड़ी हुई हैं जिस पे आपने जो आपका एक्टिविज्म है हम एक्सपेक्ट शायद नहीं करते कि किसी खैर हम तो बड़े शहरों की औरतों में भी जरूरत नहीं है तो छोटे शहर की भी औरत में कहाँ जरूरत वैसे मैं आप आपको ये एक सोच बात बताऊँ, छोटे शहर की जो औरतें होती हैं ना, उनमें बड़ी ज़रूरत होती है। मैं अगर हैं हाँ, बिल्कुल मैं अपने गाँव की जब औरतों को देखती हूँ ना और वो अपने ही हालात के अंदर और अपनी ही ज़िंदगी के जो उनकी जो ज़िंदगी है और जो उनके जो रिलेशनशिप्स हैं, जिस तरह वो रिज़िलिएंट होती हैं ना, वो उनकी क्योंकि मैंने ये अपनी अम्मी में देखा था। मेरी अम्मी भी गाँव की थीं, देहात की थीं। कराची शहर में 1970 में या मेरे ख़्याल में 1960 के दिहाई के आखिर में ये अम्मी और अब्बू मूव हुए थे झंग से। तो और अम्मी और अब्बू बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं थे। अब्बू ने मेरे एज़ अ मज़दूर काम शुरू किया था कराची में। लेकिन अम्मी ने जिस तरह रेज़िलियंस दिखाई उस शहर में रहते हुए, आसान नहीं है किसी भी पंजाबी के लिए। मुझे याद है अभी भी, अगर मैं ये बात कर सकूँ कि हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते थे, हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा क्योंकि पंजाबी थे
और हम मतलब हमारे घर का एक माहौल पंजाबी था, हम घर में झंगोची बोलते थे। तो हमारे जो बाकी जो और कोई इतना बाय द वे कोई प्रिविलेज वो जगह नहीं थी, जमशेद रोड में हम लोग रहते थे और बहुत ही आम सी बिल्डिंग थी और छोटे-छोटे फ्लैट थे। तो वहाँ पे हमें ना जब भी हम गुज़रते थे तो हमें अक्सर जो मिसाल के तौर पे जैसे महाजिर या जो जिनको हम कहते थे कि इंडियन हैं, इंडिया से आए हुए हैं, हिंदुस्तानी एक्चुअली, तो वो फिर हमें मुझे अक्सर सुनना पड़ता था स्कूल जाते हुए पंजाबी गटर की चाबी। मुझे मुझे बड़ा दुःख होता था, मैं कहती क्यों हमें ये कहते हैं? उस वक़्त नहीं समझ आती थी कि क्यों, मैं तो समझती थी हम कराची के लोग हैं। तो कराची में मिक्स लोग हैं तो उस तरह आप नहीं हाँ, सोचते। तो लेकिन बाद में फिर जब बड़े हुए तो समझ आई कि मतलब इतनी एथनिसिटी का कितना ज़्यादा वो है, लेकिन अम्मी-अब्बा ने कभी कोई इस तरह की बात नहीं की। वो कहते थे, "नहीं बेटा, कुछ कोई मसला ही नहीं है। तुम लोग घूमो-फिरो, खेलो, बच्चों" और तो वो हमें हमेशा काइंडनेस ही बताते थे कि आपने फ़ील नहीं करना, कुछ नहीं। तो पता नहीं ये उनका अपना अंदाज़ था वहाँ पे रहने का या उनकी अपनी रेज़िलियंस थी। लेकिन ये कि उन्होंने कभी इस चीज़ को वो नहीं किया, तो हमने भी महसूस नहीं किया। अब आके जब मैं देखती हूँ और अब थोड़ी नुआंस आई है तो फ़ील होता है। तो लेकिन ये कि सॉरी मैं ये बता रही थी कि अम्मी बहुत मेरी रेज़िलिएंट थीं, कभी चीज़ों से परेशान नहीं होती थीं। हमने बहुत ऊँच-नीच देखी लाइफ़ में, माली तौर पे भी, इमोशनल तौर पे भी, अब्बा की बीमारी में भी। बहुत से ऐसे बड़े-बड़े उन्होंने फ़ैसले लिए जिसमें उनको वापस जाना पड़े, अपने बच्चों को अकेले छोड़ के कराची वापस दादा-दादी के पास झंग जाना पड़ा उनकी सेहत की वजह से। एंड शी वाज़ सो रेज़िलिएंट एंड शी हैड सो मच कॉन्फिडेंस अपने बच्चों पे कि ये कर लेंगे, इनकी जिस तरह मैंने परवरिश की है ये कर लेंगे। ऑल्दो मैं उस वक़्त छठी 7वीं जमात में थी। बट ओह बट वाओ! अच्छा, छोटी। या तो आई थिंक रेज़िलियंस जो है ना हमारी देहात की औरतों में बहुत ज़्यादा है, मुझे ये लगता है। मेरी थेरेपिस्ट मुझे कहती थी कि तुम लोग ये ना समझो कि कोई गाँव की औरतें जो है वो बड़ी कमज़ोर हैं। गाँव की औरतें अपने मियाँ को जो है ना वो अच्छी तरह कुट भी लगा देती हैं जब वो गुस्से में। मैंने कहा हाँ, ये बात सही है। हम लोग बहुत आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कनेक्ट हमें शायद हमें काफ़ी इग्नोरेंट है हम लोग के नहीं, नहीं, ये बात सही है। समझिए कि भई हाँ, हाँ। अगर आदमी एनीवे हाथ उठाते हैं तो समटाइम्स औरतें अपने बचाव के लिए भी करती हैं और ये बात कोई इतनी अनकॉमन नहीं है। हाँ, ये है कि तशद्दुद का जो एक अवेयरनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन वो उतार लेती हैं अपना गुस्सा जिस तरीके से उनको वापस आई उतारना। थिंक दिस इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग अबाउट हाउ कि क्लास और इसमें हमारा जो आइडिया ऑफ फेमिनिज्म या आइडिया ऑफ कि औरतों के राइट्स जो हैं और इन चीज़ों पे हमारा एक डिवाइड है और हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी एक आई थिंक कोहेजन मुझे कई दफा लगता है कि शायद मे बी दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर अस कि हम इन सबको एवरीबडी के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना मे बी देयर इज अ डिस्कनेक्ट देयर आपको क्या लगता है अ, व देखिए मुझे ये लगता है कि मैं 2 तरीके से इसको देखती हूँ कि एक है आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और वो हैं जैसे आपने बड़े पैमाने पे मुल्की सतह पे ऐसी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं जो फेमिनिस्ट पुश कर रही हैं, जैसे कवानीन हैं, जैसे पॉलिसीज़ हैं, जैसे माशरे में जो रवैये हैं उनको नुआंस के साथ एड्रेस करना। तो मुझे लगता है कि हमारी अर्बन फेमिनिस्ट जो हैं वो बहुत वो उस तरीके से उस पे काम कर रही हैं। जो मुझे लगता है कि जो डिवाइड नहीं है, आई थिंक सिर्फ़ ये है कि कुछ लोग कुछ सतह पे काम कर रहे हैं और कुछ दूसरी सतह पे काम कर रहे हैं। अब आई थिंक उसको जोड़ने की ज़रूरत इस तरीके से है कि जो रिफ़ॉर्म्स और जिन पे हमारी बाकी फ़ेमिनिस्ट अर्बन या एकेडमिक या जो लेफ़्ट और ये सारे जो लोग हैं ये काम कर रहे हैं, वो कैसे कनेक्ट कर सकें उन रिफ़ॉर्म को ऑन ग्राउंड जो औरतें फ़ेस कर रही हैं। सो ऑन ग्राउंड ऑफ़ कोर्स और उनको ये बताने की भी ज़रूरत है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अलग नहीं है, वो सिर्फ़ हमसे रिलेटेड नहीं है, शहरों की औरतों के लिए सिर्फ़ नहीं है, ये इसका फ़ायदा हम सबको है। आई थिंक जी वो वाली कन्वर्सेशन हमारी जो है हमारी औरतों के साथ नहीं होती, नहीं तो मसले मसाइल तो वही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमारी जो फेमिनिस्ट हैं, यंग फेमिनिस्ट भी आप औरत मार्च को देख लें, उनके
हमेशा जो मैनिफेस्टो होता है वो यही होता है कि आपने ये वाला कानून, ये पॉलिसी वो बड़े लेवल पे अपना मुतालबा करती हैं, और उस मुतालबे का मकसद ये है कि उसका जो फल होगा वो हम सबको मिलेगा, चाहे वो गाँव की औरत है, चाहे वो शहर की औरत है। जो गाँव की औरत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग फेमिनिज़्म की और वो नहीं है, उनके लिए जो मसाइल हैं ना वो ये हैं कि मेरी मुआशी इख्तियार मेरा क्या है, और उनके लिए मुआशी इख्तियार शायद वो वाली डेफिनेशन ना हो जो हमारी है कि हम फाइनेंशियली कैसे एम्पावर हों। उनके लिए शायद ये हो कि मैं जो कमाती हूँ शायद उसका थोड़ा-सा हिस्सा मुझे भी मिल जाए, बजाए ये कि मेरा आदमी सारा कुछ ले जाए। इसी तरीके से जी। अगर वो सारा दिन खेतों में काम करती है या घर में काम करती है, घर में तो खैर काम को अभी तक लेबर तो कोई भी तस्लीम नहीं करता, चाहे वो शहर की भी औरत हो, लेकिन जब वो अपने फसलों में जाके काम करती है तो वो कहती है कि और जो उसका एंड पे पैसे मिलते हैं वो सारा कुछ आदमी तय करते हैं। तो वो कहती है कि मेरा इसमें रोल जो है सिर्फ क्या मेहनत है, मेरा उस पे कोई तो ये वाली गुफ्तगू मुझे लगता है कि गैप है, और ये उनके साथ करने की ज़रूरत है। उनको नहीं पता इमोशनल अब्यूज़ क्या है, उनको नहीं पता तशद्दुद जो है वो किस तरीके से तशद्दुद मतलब क्रिमिनलाइज़ है, उसको किस तरीके से वो करना है। मतलब ये और वो फिर वो अपना वो फ़ायदा हाँ, वो कनेक्ट नहीं कर पाती। वो कहती हैं शहर की औरतें अपनी कोई बात कर रही हैं, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो मैं ये सोच रही थी कि आपको लोग बदतमीज़ कह रहे थे, लेकिन आपके साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ मुझे इतनी तो समझ आ गई कि आपके साथ बहुत बदतमीज़ियाँ होती हैं। क्यों आपको डर क्यों नहीं लगता? मुझे डर क्यों नहीं लगता? या लगता है आई मीन डर आई डोंट नो बिकॉज़ यू नो टू स्टे इन दिस इस रास्ते पे चलने के लिए क्यों डरपोक तो नहीं हो सकते? नहीं, डरपोक भी हो सकता है, कभी-कभी डर भी लगता है। शुरू में बहुत लगता था, ख़ास तौर पे जब ऑनलाइन अब्यूज़ की अगर आप बात करें, तो और वो फिर ऑफ़लाइन आप एक्चुअल ज़िंदगी में वो देखना शुरू हो जाएँ, और ख़ास तौर पे पावरफुल लोगों की तरफ से, तो फिर आपको अपने लिए मुझे कभी वैसे डर नहीं लगा, लेकिन जब कोई आपके फैमिली को, आपके लव्ड वन्स को हर्ट करना शुरू कर दे, और मेरे लव्ड वन्स में तो मेरी टीम भी आती है, तो तब आपको मसला होता है। मुझे डर इस तरह कभी नहीं लगा। हाँ, हमेशा मैं कॉशियस ज़रूर रही कि कौन-सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो ना करने से मेरे जो इर्द-गिर्द के लोग हैं वो महफ़ूज़ रह सकें। तो एक हद तक एक टाइम तक ये इस तरह के मेरे ख़्याल थे, और मैं बड़ी स्ट्रैटेजिक होके चीज़ें करती थी। अभी भी स्ट्रैटेजिक होके करती हूँ, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म गोल जो ये है कि वो ये काम करते रहना है। मुझे किसी ऐसी एक्सट्रीम पे नहीं जाना कि जहाँ पे मेरा काम जो है, जो एक माशरे में कहीं न कहीं तब्दीली लेकर आ रहा है, वो रुक जाए। अब जब वो उस तरह की चीज़ें देखती हूँ तो मैं हँसती हूँ। मुझे एक्चुअली हँसी आती है, बिकॉज़ आई थिंक जब मुझे ये भी लगता है कि जब आप 40 साल से ऊपर हो जाते हैं तो आप चिल हो जाते हैं। ये तो है। ये इस मेरी पूरी सीरीज़ में यही दिस इज़ द वन ट्रूथ एवरी वुमन हैज़ एवरी आई थिंक इट फॉर मेन एज़ वेल 40s चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों में आप यू जस्ट डोंट गिव अ शिट, यू नो? टू बी ऑनेस्ट मुझे आदमियों को लगता है कि वो तो दे शुरू से ही जो उनके माहौल उनको मिला होता है, और माशाल्लाह से जो हमारा माहौल है उसमें तो दे डोंट गिव अ शिट शुरू से ही। और 40 से ऊपर जाके वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाते हैं अपने रवैयों में, अपने सोच में। लेकिन जो औरतें हैं मुझे लगता है वो 40s जब क्रॉस करती है, आई डोंट नो क्या होता है कि ख़ास तौर पे मेरे साथ तो ये कि मुझे डर लगना कम हो गया। मैं ढीठ हो जाते हैं ना, ढीठ आई थिंक थोड़े से। और आप ये भी देखते हैं कि आपके किए हुए जो फ़ैसले हैं, जो आपको पूरी ज़िंदगी ये बताया जाता है कि आप औरतें फ़ैसला नहीं ले सकती हैं, तुम शायद Yes. गलत करोगी, तुम यू नो लाइक, और जब आप वो फ़ैसले लेती हैं और आप उसका फल देखना शुरू करते हैं कि मैंने तो लिया था तो यार ठीक हो गया, ये तो बल्कि बहुत अच्छा हो गया, या मेरे किसी कज़न ने लिया या मेरे भाई ने लिया तो उन्होंने तो सही नहीं लिया लेकिन मैंने सही लिया, तो फिर आप और पुरएतमाद हो जाते हैं। आप कहते हैं हाँ, ये हम फ़ैसला ले सकते हैं, हमें हमेशा हमारी कंडीशनिंग गलत की गई है। हमें बताया गया है कि हम ले नहीं सकते, हालाँकि औरतों के मुझे लगता है कि औरतों के लिए हुए फ़ैसले
थोड़े ज़्यादा सॉलिड होते हैं, क्योंकि वो हर तरफ से देखती हैं। उनको शुरू से सिखाया जो नहीं गया कि ये तुम्हारा काम है फैसले लेना, तुम नहीं करना है। तो हम कैजुअल नहीं लेते, हम इसको एज़ अ लग्ज़री नहीं लेते मतलब इसको एज़ अ लग्ज़री एक्चुअली लेते हैं कि शायद हमें दोबारा मौका ना मिले, शायद अभी मौका मिले, Yes. तो हमने वी हैव टू डू आवर बेस्ट। और फैमिली, आई थिंक औरत के लिए फैमिली और स्टेबिलिटी इज ऑलवेज द प्रायोरिटी। आई मीन अनलेस कि कोई बहुत मेजर इशू हो, मतलब फॉर द, बट जनरली ऑल वुमेन स्ट्राइव के फैमिली और स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। जो भी डिसीजंस ली जा रही हैं उसमें दैट इज योर ऑलवेज योर फर्स्ट थिंग। बट ऑल्सो आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा फैमिली की जो तारीफ है, मेरे ख्याल में वो भी बड़ी अब पिछले कुछ सालों में तब्दील भी हुई है, या शायद हमारे जहन तब्दील हो गए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें नॉन ट्रेडिशनल की हैं, और एक बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल फैमिली में की हैं। और उसमें जो एक तसव्वुर है कि आपकी फैमिली यूनिट क्या है, हमें यही बताया जाता है शादी से पहले आपका फैमिली यूनिट आपके माँ-बाप, बहन-भाई हैं, शादी के बाद आपका फैमिली यूनिट आपका खाविंद, आपके सास-ससुर और ससुराल है, राइट? और उसके बाद बच्चे हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं बताया जाता कि फैमिली का एक्चुअली मकसद क्या है? फैमिली का मकसद जो है वो सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने ही अपना सारा कुछ देते रहना है। बेसिकली ये है कि आपको भी उतनी ही सपोर्ट मिले जिससे आपकी शख्सियत जो है वो भी निखरे, वो भी ग्रो करे, आप भी इत्मीनान महसूस करें। ये ना हो कि सिर्फ़ आप गिवर हों और टेकर ना हो। तो हमारे यहाँ फैमिली का ये तसव्वुर है कि शुरू से ही हमें बताया जाता है कि आप तो बस गिवर हैं, आपने तो बस या अपना कुछ वो नहीं करना। तो मैंने ये देखा कि मैंने अपनी फैमिली का इंतखाब जो है वो अपनी बहन के साथ किया कि हम दोनों फैमिली यूनिट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो पार्टनर का जो तसव्वुर है वो एक मर्द की सूरत में भी हो। सही। वो 2 बहनें भी अपनी ज़िंदगी मिलके बना सकती हैं, दोनों सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, जो भी है। और ये कि वो किस तरीके से अपना पाथ या अपना रास्ता क्राफ्ट कर सकती हैं। हमने वो किया जिस पे हमें बड़ी रेजिस्टेंस आई, इवन अपनी फैमिली से भी, कि 2 औरतें अकेली कैसे रहेंगी। तो हमने उसको भी गलत साबित करके दिखाया कि 2 औरतें अकेली रह सकती हैं, एक कमा सकती है, दूसरी भी कमा सकती है, घर भी देख सकती है, बच्चे भी पाल सकती है, कामयाब भी हो सकती है, लाइक ऑल दोज़ थिंग्स जो कि कामयाब शख्सियत के लिए ज़रूरी है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, राइट? तो राइट। इस वाली चीज़ को भी हमने एक तसव्वुर को ब्रेक किया। तो मेरे लिए फैमिली यूनिट का तसव्वुर बड़ा फ़र्क है शायद। या राइट, बिल्कुल। हाँ, आई थिंक दैट्स नो, ये बिल्कुल दिस इज समथिंग दैट कल्चर ने हम पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं, जो कि हम अब कंडीशनिंग है और जो भी इसमें आई सी दैट नाउ। वही आफ्टर 40 सब काफ़ी चीज़ें समझ आने लगती हैं कि यार ये तो एक्चुअली ज़रूरी नहीं था। मतलब ये ना कि ये कुरान में है कि मुझे ये कुरान में लिखा हो तो मैं कहूँ कि हाँ, ये मुझे इस तरह करना था, I was not your faith didn't demand it, and then who demanded? मतलब even why are we अपने आप को हम खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, और खुद ही अपने आप लॉक इन कर देते हैं काफ़ी सिचुएशंस में, जहाँ आप कहते हैं कि यार ये नहीं, लेकिन होना तो ये चाहिए ना, दिस इज द वे इट शुड हैपन। लेकिन हमें बताया भी तो ऐसे ही जाता है ना कि ये ऐसे ही है और आप इससे हट के नहीं कर सकते। तो जब इतनी शुरू से ये वाली कंडीशनिंग हो तो आपको लगता है कि, और फिर बताया भी इस्लाम, बहुत दफ़ा इस्लाम के तनाज़ुर में बताया जाता है कि हमारा मज़हब बिल्कुल। ये नहीं कहता। और आपकी इतनी ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट इतना इल्म भी नहीं होता कि अच्छा इस्लाम में क्या है, कुरान में क्या है। और अब जब Yeah. आप पढ़ते हैं और ज़्यादा, तो आपको लगता है यार ये तो चीज़ें नहीं थी जो हमसे बिल्कुल। करवाई गई है। आई नो कि आपने तो, अल्लाह ने तो आपको काफ़ी फ्रीडम दिया था और काफ़ी इज़्ज़त दी थी वैसे, और जो आपको नहीं मिली। जो आपको नहीं मिली, और आपको बताया गया कि नहीं बेटा आपने तो हाँ, ये आपको नहीं होता भई, हाँ, ये नहीं होता। जिनको बहिश्ती ज़ेवर जहेज़ में मिली हो वो तो डिज़ास्टर है उनकी ज़िंदगी के क्या लिए। उस किताब को मैं, मतलब हाँ, वो व्हाट अ बुक। व्हाट अ बुक मुझे भी मिली थी, और अच्छा, हाँ, मुझे मिली है, आई हैव हर्ड अबाउट इट। उसमें एक चीज़ जो मैं, अच्छा इधर से वकालत की तालीम मिल गई, इधर से शादी पे बेइज्जती आपको बेइज्जती से मिल गई। अब आप वो पढ़ रहे हैं, उसपे लिखा हुआ है, एक चीज़ लिखी हुई थी कि अगर रात को ख़ाविद आपसे पानी माँगे
और आप वो पानी लेने जाएँ और वापस आएँ और ख़ाविंद सो जाए, तो आपने वो पानी लेके खड़े रहना है और ख़ाविंद को उठाना है। मतलब और आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको आपके लिए वो किताब एक मज़हबी किताब और आप कह रहे हैं, हाँ, मैंने तो इसी तरह क्योंकि ख़ाविंद आपका मजाज़ी खुदा है, तो आपको उसको उठाना नहीं, आप पानी लेके खड़े रहे। मतलब ये आपको उसमें और फिर आई मजाजी खुदा एंड एवरीथिंग। और फिर आपको यार तो मैंने भी तो सोना था मतलब मेरी नींद भी तो खराब हुई है ये औरत प्रेग्नेंट भी हो सकती है मतलब हाँ, मतलब या एंड वैसे वो किताब कोई किसी आदमी ने लिखी थी ना, मुझे मैं कुछ पढ़ा था उसके बारे में। भाई मैं आपको बताऊं ये जो जितने भी औरतों को कंट्रोल करने के जो तरीके हैं ना हाँ। जिसमें इस्लाम को लाके और बताया गया है वो सब आदमियों ने लिखा है कितनी ही औरतें स्कॉलर्स हैं आपने कोई देखा है कोई बहुत हमारी प्रोग्रेसिव औरतें स्कॉलर हों जो कि ऐसी किताबें लिखें जिससे पता लगे कि यू नो लाइक आप हमारे कुछ हैं ऐसे नाम जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, हाँ। हाँ वो मेन स्ट्रीम में औरतें हैं लेकिन वो वाली स्कॉलर हैं जो कि आदमियों की हुई बात को और ज्यादा हाँ। प्रोजेक्ट करती हैं तो मुझे तो एक वो कुछ एक दो प्रोग्रेसिव स्कॉलर्स लगते हैं जो पाकिस्तान में नहीं रह सके तो मुझे लगता है कि ये कुछ हमारे जज्बात की जो है वो तर्जुमानी करते हैं और जिस तरह कुरान पाक की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो लेकिन जो बाकी हमने अभी तक सुना है या पढ़ा है या हमें बताया गया है वो तो बस मतलब कंट्रोल करने के तरीके ही हैं बेसिकली औरतों को बिल्कुल हाँ, इट्स ट्रेजिक, इट्स रियली ट्रेजिक बिकॉज़ जब आप देखते हैं कि देयर आर स्कॉलर्स जो बेचारे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं बातों को कॉन्टेक्स्ट में, द वे इट शुड हैव बीन सीन, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग सम गुड चेंज और वो नहीं आपके साथ रह वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। खैर मैं वैसे सोचती हूँ कि आप वैसे मुझे इतनी डरावनी नहीं लगती, लेकिन लोग आपसे इतने थ्रेटन क्यों होते हैं? लग तो रहा है मतलब इतने ज़्यादा जब आपको लोग तंग बदतमीज़ी आपके साथ करें। क्यों कर रहे हैं वो बदतमीज़ी? पता आखिर नहीं उनका क्यों भी तो कोई करते दिल होगा ना, हैं। क्या मसला है? पता नहीं वो क्या मुझे तो आज तक बाय द वे इस लॉजिक की समझ नहीं आई वो इतना मैं मतलब कभी मुझे एक तो मुझे समझ नहीं आती ग्रिफ्टर क्या होता है मतलब मैंने जिंदगी में क्या ग्रिफ्टिंग कर ली है यार मुझे बता फिर उसके बाद हाँ। इतनी डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं अब तो मुझे हंसी आती है मेरा दिल भी नहीं करता उनको फैक्ट चेक करने के लिए मैंने कभी फैक्ट चेक भी बाय द वे नहीं किया हाँ अलबत्ता मैं ह्यूमर में उनको इस तरह की कोई बात कर देती हूँ और वो भी कोई एक आध बंदा जो कि मुझे लगे कि यार अच्छा ये बंदा जो है इसने इसकी कोई प्रोफाइल है उसके बावजूद इतने खुलेआम मिसोजिनी और इतने खुलेआम हरास कर रहा है साथ डॉन में लिख भी रहा है मतलब आपकी ये माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस है ये कि आप एक राइटर भी हैं और साथ में आप एक औरत को खुलेआम हरासा भी कर रहे हैं। तो ये अभी जस्ट एक दो दिन पहले हुआ लेकिन आई डोंट नो लोग क्यों अपनी पता नहीं ऑनेस्टली मैं देख चुकी हूँ देयर आर सम पीपल दैट आई नो जिन्होंने अपने बच्चों को चाइल्ड सपोर्ट भी नहीं दी लेकिन वो औरत मार्च में कार्ड लेके खड़े होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा वाओ! आई नो क्या जुर्रत है! ये बाय द वे मैंने भी इस तरह की कुछ चीजें देखी हैं ये हाँ। बड़ा अच्छा इन लोगों का तरीका कार होता है ऐसी स्पेसेस को अपने लिए बेनिफिशियल बनाना हाँ, क्योंकि वो और फेमिनिस्ट बन जाते हैं। और वो फेमिनिस्ट बन जाते हैं लेकिन उनका बेसिकली उनका स्टेटस और उनका प्रिविलेज उनको ये मौका देता है आपको पता है, दो तरह के लोग औरत मार्च में हमने देखे हैं एक वो जो ये मिसोजिनिस्ट यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो आते हैं वो खुल के अपनी मिसोजिनी का इजहार करते हैं और या वो इस तरह जान के इस तरह की चीजें करते हैं जिससे उनके जो चैनल्स हैं उन पे मोनेटाइजेशन हो वो पैसे कमा सकें वो वायरल कर सके वो सेंसेशनल कर सकें और एक दूसरी तरह के लोग हैं और वो हैं ज़रा हमारे पढ़े लिखे क्लास के लोग। वो आते हैं, वो बैनर्स के साथ आते हैं और वो स्लोगन्स के साथ आते हैं और वो जेल हो जाते हैं फेमिनिस्ट में। जबकि आपको किसी दूसरी तीसरी फेमिनिस्ट से पता लगेगा कि इनके अपने हालात क्या हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है। तो ये होते हैं 2 तरह के हमारे 2 तरह के इंसान हमने देखे। तो या वेरी इंटरेस्टिंग ये बाय द वे आप जितनी चीजें ये करते जाते हैं ना उतनी नई रवैये नई चीजें आप पे आश्कार होती जाती हैं लोगों के रवैये लोगों की सूरतें अंदर से क्या हैं बाहर क्या हैं डबल स्टैंडर्ड क्या है और ये चीज क्लास को बहुत ज्यादा बाय द वे जो तबकाती फर्क है ना उसको भी समझने में बहुत मदद करती है कि आपका एक जो आदमी है
लोअर मिडिल क्लास से या वर्किंग क्लास से, उसकी मिसोजिनी, सेक्सिज्म या जो पिदरचाही है वो किन शक्लों में ज़ाहिर होती है, और जो आपका एलीट क्लास का आदमी है, पढ़ा लिखा, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, बाहर से पढ़ा हुआ, जो भी पैसे वाले, वो उनकी मिसोजिनी और सेक्सिज्म और औरत पे जो सप्रेशन है, वो किन सूरतों में ज़ाहिर होता है? बिल्कुल, इट्स इंटरेस्टिंग कि आपकी जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है और वो वहीं की वहीं है बेसिकली, चाहे आप I mean I've seen it. I won't say that everyone's like that. You know, but the thing is that it's very much there. You can see it. Another thing I was wondering was I mean, this is a very relevant question, especially कोई relevant issue for every woman, I think, जो कि हम most औरतें जो हैं इस बात को जरा this is something we all struggle with. I think कि आपका जो relationship है पैसों के साथ, मनी के साथ, कि आपकी अपनी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस के साथ, वो कैसे आपके लिए कैसे इवॉल्व हुआ है? कैसे आपने उसको, आपकी रिलेशनशिप उसके साथ कैसी रही है? आई थिंक शुरू में अगर मैं 2008, 9, 10, आई थिंक 2015 तक की बात करूं, तो वो क्योंकि मैंने पहली दफ़ा घर से बाहर निकल के काम करना शुरू किया था 2007 में, अपने डिवोर्स के बाद। आई वाज़ नेवर अ वर्किंग वूमन, और शुरू में पैसा जो के साथ जो रिलेशनशिप था वो ज़रूरत का था, कि आपको कितनी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरियात क्या हैं, बच्चे के लिए, अपने लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो एक ज़रूरत था। लेकिन उसके बाद जब काम करती गई, आगे बढ़ती गई, और आई वुड से कि अच्छे पैसे कमाना शुरू किए, तो वो उसके साथ मुझे लगा कि बहुत एतमाद मेरे में आया, उससे मैं बड़े फ़ैसले लेना शुरू हो गई। और ये नहीं, कम से कम ये नहीं होता था कि अगर मेरा फ़ैसला गलत हुआ तो मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, यू नो व्हाट आई मीन? आपको होता था कि मैं अपने फ़ैसले की सही और खराबी की खुद ही ज़िम्मेदार हूँ, और अगर खराब हुआ तो मेरे पास क्या ऐसे मीन्स हैं जिससे मैं उस खराबी को दूर कर सकती हूँ। तो वो आपको बहुत पुरएतमाद बनाता है, बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन इसके साथ-साथ मेरा पैसे के साथ आई थिंक रिलेशनशिप एक और भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अ, बढ़ा, कि ना सिर्फ़ खुद एतमादी और बड़ी कन्विक्शन के साथ बात करना और फ़ैसले लेना, और लोगों को भी बताना कि जो मैं कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, आपको मुझे मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि आई डोंट नो, मे बी इट्स समथिंग, आई थिंक जेनेटिक, मेरे अब्बा में भी ये थी कि वो हमेशा कम्युनिटी को साथ लेकर के चलते थे। तो मुझे अ, ये था कि मैं जितना कमा रही हूँ, मेरे साथ मेरे लोग भी ग्रो करें, जो खुद से नहीं ग्रो कर सके या जिनके इस तरह हालात नहीं थे। तो मेरा रिलेशनशिप हमेशा ये रहा कि ये पैसा बड़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ है, और आप जितना इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना आप खुद भी फ्लरिश होंगे, और आपकी साथ-साथ आपकी जब कम्युनिटी फ्लरिश होगी, तो आप भी फ्लरिश होंगे। तो उसने मेरे अंदर से ये चीज़ जो शुरू में मुझे लगती थी कि मैं बहुत अपनी एक स्ट्रगल में फ़ोकस थी, और ज़ाहिर आप हो जाते हैं जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और शुरू के 1-2 साल बहुत टफ़ थे मेरे लिए, 2007, 2008। लेकिन अब मुझे लगता है कि सबकी ग्रोथ जो आपके, ख़ास तौर पे जो आपके उसमें आते हैं, आपके सर्कल में आते हैं लोग करीबी, चाहे वो आपके बहन-भाई हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके कम्युनिटी हो, जैसे गाँव वगैरह से आपका ताल्लुक है तो वहाँ के लोग हों, या आपकी टीम हो, जब वो साथ-साथ आपके ग्रो करेंगे तो तब आप ग्रो करेंगे, आप अकेले ग्रो नहीं कर सकते। सो दैट्स हाउ माय रिलेशनशिप चेंज्ड विथ मनी, एंड आई नेवर ऑनेस्टली लाइक थॉट के पैसा जो है वो आपकी हर चीज़ जो है वो बदल सकता है। ऑफ कोर्स पैसा आपको एतमाद दे सकता है, पैसा आपको अच्छी सहूलियात दे सकता है, बट वो आपको बहुत सी और सी चीज़ें नहीं दे सकता, जैसे सॉलिडैरिटी, सिस्टरहुड, यू नो लाइक ये सारी चीज़। ये तभी होता है जब आप अपने रिसोर्सेज़ को इस तरीके से इस्तेमाल करें जिसमें सब साथ में इकट्ठे ग्रो कर रहे हों, साथ में तरक्की कर रहे हों, और सिर्फ़ आप ही ऊपर ना निकल रहे हों। आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। वो जो हमारा आइडिया ऑफ सक्सेस है, उसको समझना कि हम सक्सेस को किस चीज़ से मेजर करते हैं। जैसे आप कह रही सॉलिडैरिटी, सिस्टरहुड, पीस, जस्ट बीइंग एट पीस विद योरसेल्फ। That I feel is it feels like success to me. What do you think is
आपके लिए क्या है? व्हाट मेक्स यू हैप्पी एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ? आजकल तो मुझे खाना पकाना बहुत मुश्किल। मैं देख रही हूँ आपकी कुछ, आप इंस्टाग्राम पे मैं देख रही हूँ कि या, और मैं सोचती हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट खाना, आई थिंक स्पेशली पंजाबियों के लिए इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो ऑनेस्टली 2 चीज़ें आजकल मुझे बहुत खुश करती हैं। एक जब मैं बिल्कुल किसी से बात ना कर रही हूँ और मेरे इर्द-गिर्द कोई ना हो, Being और alone. बीइंग अलोन, कोई ज़ीरो ना हो और वो मुझसे बात ना करे और मैं बस अपने तौर पे अब चाहे मैं लेटी हुई हूँ, चाहे मैं पड़ी हुई हूँ, चाहे मैं पूरा एक दिन पड़ी हुई हूँ, कोई मुझे कुछ ना कहे, Oh, वो मुझे बहुत जॉय देता है। और दूसरा ये कि मैं खाना जब पकाती हूँ तो आई डोंट नो, इट्स वेरी थेरेपेटिक, लेकिन आई हाँ, आल्सो कुक फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। खैर से मेरे इर्द-गिर्द 2-3 ऐसे लोग हैं जब मैं पकाती हूँ तो बहुत तारीफ़ों के पुल बाँधते हैं। गिव्स चलें मी, good. तो मुझे बड़ी सैटिस्फैक्शन मिलती है। तो कहते हैं इससे अच्छा तो आज तक हमने नहीं खाया, इतनी अच्छी Oh, तुमने निहारी बनाई है, इतनी अच्छी बिरयानी, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो लेकिन ये कि आई थिंक वो पूरा जो प्रोसेस है, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मुझे खाना पकाते हुए मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आती है। तो आई थिंक उस याद की वजह से भी मुझे वो पूरा प्रोसेस बड़ा अच्छा लगता therapeutic. है। हाँ। Mm. I can believe that. It's food and memories so connected. या And it really, especially जब हम बाहर आते हैं, तो हमारे लिए फूड और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे ज़ीरो कब पकाना आता था, मतलब अंडा फ्राई करना आता था और सैंडविच बनाने आते थे जब मैं कनाडा शिफ्ट हुई। अच्छा। और अब मैं हलीम बना लेती अच्छा, मैं एज़ अ सिंगल मदर बड़ी मेरे ऊपर ये बर्डन था कि मैं और मेरी बहन ने ज़्यादा मेरे बच्चे को पाला है वैसे, नाउ माशाल्लाह ही इज़ 18 इयर्स ओल्ड। मैं तो काम में और काम की मसरूफियात और लाइक जो आप पे एक बोझ होता है करियर का भी और ट्रैवल और ये वो, तो उसने इसको ज़्यादा परवरिश उसी ने की है। वो पेरेंट टीचर मीटिंग में भी हो ही जाती थी। तो अभी तक इसके जो टीचर्स थे वो यही समझते हैं मेरी बहन इसकी माँ है। ओह! तो लेकिन ये कि अब वो 18 इयर्स का है तो उसको ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आपस में डिवाइड की हुई हैं कि बेटा आपने डिशेज़ करनी है, आपने लॉन्ड्री करनी है। सही मैंने ये पकाना है, आपका ये बट देन लाइक अपने लिए ब्रेकफास्ट खुद बनाता है, मेरे लिए भी बना देता है कभी। सो ये वाली वो चीज़ें, एंड देन वी आल्सो हैव लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन के लाइक ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब तुम कॉलेज जाओगे तो तुम्हारे लिए आसानी होगी, बट आल्सो लाइक व्हेन यू विल एंटर इनटू अ प्रैक्टिकल लाइफ, जब पार्टनर किसी के बनोगे तो ऐसे ही रहना, ये मत समझना कि तुमने उसके ऊपर थोप देना, बल्कि ये कि ज़िम्मेदारियाँ किस तरीके से डिवाइड करनी हो और किस तरीके से तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुमने अपने पार्टनर का ऐसे ही ख़्याल रखना जैसे तुम कहते हो कि अम्मा आप थक गई हैं, तो यू ये हैव जो टू। चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे डराती है, बीइंग अ मदर ऑफ अ सन एज़ वेल। ही इज़ माशाल्लाह 20 ऑलमोस्ट, एंड मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि अब जब हम जो कुछ देख चुके हैं उसके बाद आप सोचते हैं यार, आई कांट गेट दिस रॉन्ग। हाँ, दैट्स मुझे मेरा बेटा प्लीज सही होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ना कहे कि यार इसकी अम्मी कौन थी। हाँ। ये ऐसा क्यों है? बट ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट ये भी है कि फॉर सम रीजन आई थिंक हम लोगों पे थोड़ा, इस हमारी जो जनरेशन है ना इस पे थोड़ा बोझ भी ज्यादा, बिकॉज हम एक और माहौल में बड़े हुए, एक और तरीके से हमारी कंडीशनिंग हुई जहाँ पे लाइक जो जो हमारे रिलेशनशिप्स थे हमारे इर्द गिर्द, वो आदमी भी बहुत फर्क थे या हैं। लेकिन जिस दौर में मैं कहूँगी कि जैसे औरत मार्च का जो दौर आया, उसकी जो जेन ज़ी है और ये जो जनरेशन है, इसकी परवरिश बहुत फ़र्क हो रही है, या परवरिश मेरा ख़्याल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम फ़र्क करें, लेकिन जो उनके इर्द-गिर्द की एनवायरनमेंट है, वो उनको इस तरह इनेबल कर रही है जिससे उन्हें भी बहुत सी चीज़ों का पता लग रहा है कि कौन-सी चीज़ ठीक है और कौन-सी ठीक नहीं है। एंड आई थिंक मेरे ऊपर बड़ा बोझ था ये कि टू बी ऑनेस्ट मैं ये सोचती थी मैं फेमिनिस्ट हूँ, मुझे कैंसल कल्चर से बड़ा डर लगता है। अगर मेरे बच्चे ने कुछ कर दिया तो ये कहेंगे ये तो फेमिनिस्ट निगन्नाथ का बेटा था। तो फिर मेरे ऊपर बड़ा ये वो एक प्रेशर था कि मैंने अपने बच्चे को ऐसे बड़ा करना है कि जो कि एक्चुअल मतलब
समझे, मैं उसको फेमिनिस्ट नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि वो समझे कि औरत का क्या मकाम है, उसको क्या मकाम आपको देना चाहिए, मज़हब ने क्या बताया है, दुनिया हमें क्या बताती है, हमें किस तरीके से अपने लिए फैसले करने हैं और किस तरीके से सबको डिग्निटी और रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये एक चीज़ मैं उसको हमेशा बताती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लगता है कि उसको चीज़ें समझ में आ रही, बट ही इज़ ओनली 18 और अभी दुनिया जो है उसने देखनी है। लेकिन आई रियली होप कि वो ये लर्निंग्स जो है वो साथ लेकर के चले और अपने आने आने वाली ज़िंदगी में ना सिर्फ़ अपने लाइफ़ पार्टनर को बल्कि अपने इर्द-गिर्द जो लोग हों, उनको भी इस तरह ट्रीट करे। एंड आई मीन आई एम श्योर यू हैड नो आइडिया कि ये आप जो कर रही हैं ये आपको किस लेवल पे यू आर गोइंग टू टेक इट, राइट, व्हेन यू स्टार्टेड। बिल्कुल आइडिया बिल्कुल, बिल्कुल आइडिया नहीं था और बस होता गया अब जब मैं पिछली ज़िंदगी को देखती हूँ तो मैंने कभी भी कोई इस तरह चीज़ें प्लान टू बी ऑनेस्ट नहीं की थी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि मैंने मेहनत बहुत की है। मेहनत में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी और मैं बड़ी डेडिकेटेड रही हूँ इस कॉज़ के साथ। मैंने कोई इस तरह क्योंकि ये मेरा पैशन था, मुझे पता था कि मैं इसके अलावा कुछ करूँगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगी। हमारे यहाँ एक ये भी तासुर है कि जो लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं या प्राइवेट स्कूल्स में गए हैं या बाहर पढ़ने गए हैं, वो ही एक ख़ास मकाम तक पहुँच सकते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स में गए हैं या वो सीएसएस करके लाइक अफ़सरी में चले जाएँगे या कुछ, वो भी बहुत वो वाले लोग जिनके पास प्रिविलेज है कि वो उनके कमाने का वो नहीं है और वो कुछ अरसा जो है वो सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं। अम, और मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करती हूँ अपने तबके के जो लोग हैं, अपने गाँव की जो लड़कियाँ हैं या अपने ख़ानदान की जो बच्चियाँ हैं कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ के और किसी उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ के अ, उस हद तक जा सकते हैं कि जो अब सिर्फ़ अपनी मेहनत से और अपने तजस्सुस से और अपनी डेडिकेशन से, जहाँ पे हम सही समझते हैं कि सिर्फ़ एक ख़ास तबका जा सकता है। तो मैं अपने जब स्कूल गई थी तो मैंने बच्चियों से यही बात की एंड दे वाज़ जस्ट सो हैप्पी बिकॉज़ जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आते हैं, उसमें ज़्यादा ज़्यादा जो उनकी सोच होती है वो ये होती है कि हम बहुत भी कर लेंगे ना तो हम सीएसएस का या पीसीएस का इम्तिहान दे के एक सरकारी ओहदे पे चले जाएँगे। उससे ज़्यादा वो नहीं सोचते एंड आई थिंक ये वाली एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि हमें बहुत बताने की ज़रूरत है कि आप हमारे इन इदारों में भी पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं। Thank you so much. I for sharing so many amazing things with me today, and I am so inspired. And I knew I was going to be inspired. और अल्लाह मियां मुझे भी थोड़ी सी मुझे भी कम डरपोक बनाए, यू नो। आप आपसे मिलके मेरा मेरा दिल ये चाहता है कि मैं भी थोड़ी सी जरा शेर हो जाऊं। तो थैंक यू सो सराउंड मच फॉर योर योरसेल्फ विद वुमेन जो कि ना सिर्फ खुद आगे बढ़ती हैं बल्कि वो सबको आगे लेकर के चलती हैं और से एक सीढ़ी बनती हैं, आपका डर खत्म हो जाएगा। यही कोशिश। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।